बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ और मुझे कहते हैं सना हाशमी। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज भी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिस पर हमने बात करना ज़रूरी समझा है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने तहरीक इंसाफ की जानिब से उस दरख्वास्त की जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाई गई है और कहा गया है कि आर्टिकल 62F के तहत आसिफ अली जरदारी साहब को नाअहल करार दिया जाए क्योंकि उन्होंने अपने असासाजात जो हैं वो ताहाल सही या दुरुस्त नहीं बताए हैं। बहरहाल इस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स भी थे। उन्होंने कहा कि ये तमाम तर मामला आपको दीगर और जगहों पर लेकर जाना चाहिए, ना कि आप कोर्ट्स के रास्ते देखते हैं। इस पर हमने आपको इन डिटेल बताया था। आज इसमें जो पेशरफ्त हुई है वो ये है कि अब इसकी बाकायदा समाअत मुकर्रर कर ली गई है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोर्ट को कि वो क्यों ये जो दरख्वास्त है ये सुनवाना चाहते हैं या इसकी सुनवाई चाहते हैं और उसके साथ साथ इसका जो रोल है वो अवाम पर कितना इम्पैक्टफुल होगा। इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर आज सुनने को मिली। न्यूरोसर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील 48 रोज से लापता थे। क्वेटा में पूरी ओपीडीज बंद थी और बहुत बुरी सूरत हाल थी बलूचिस्तान की अगर हम बात करें वहां पर। लेकिन आज अच्छी खबर ये मौसूल हुई कि सुबह में करीबन 6 बजे के करीब डॉक्टर इब्राहिम खलील साहब जो है वो खुद ही अपने घर के लिए निकले। बताया जाता है कि एक टैक्सी में उनको जो है कराची के किसी एरिया में उनको छोड़ा गया, फिर वो वहां से अपने घर गए। इसकी इन डिटेल जो है यकीनन इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज एक अच्छा कदम उठाया है सेनेट की कमेटी ने, ह्यूमन राइट्स कमेटी ने, और वो कदम यह है कि 18 साल से कम उम्र की जो बच्चियां हैं या जो लोग हैं या जो बच्चे हैं उनकी शादी जो है वो कतई तौर पर नामंजूर है। यानी 18 साल की जब तक उम्र ना हो जाए शादियां जो हैं उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। इस मामले पर डिबेट भी होगी और इन डिटेल इन डेप्थ बात करेंगे क्योंकि आए रोज कवानीन तो जरूर बन जाते हैं लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन में हमें कहीं ना कहीं बहरहाल परेशानी भी देखने को मिलती है, मदाखलत भी होती है और फिर वो इंप्लीमेंटेशन होता भी नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी नाअहली केस के हवाले से जो दरख्वास्त है उसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। मापारा बुखारी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करिए। मापारा, डिटेल दीजिएगा इस खबर के हवाले से। जी बिल्कुल सना, आज फिर इन्हीं पे पेशरफ्त जो हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस केस की समाअत जो है वह मुकर्रर करी है और कल सुबह इस केस की जो है समाअत होगी। और आज जो यहाँ के रजिस्ट्रार थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एतराज़ात दूर करते हुए उनकी जो एक दरख्वास्त थी जिसके में PTI के लोग काफ़ी पुरज़म दिखाई दे रहे थे कि वो इसको ज़रूर जो है वो लेके जाना चाहते हैं। और इसी तरह उस्मान डार साहब ने भी जो है कल भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी जो एप्लीकेशन है वह ज़रूर सुनी जाए। तो इस हवाले से आज उनकी जो दरख्वास्तों की समाअत है वो कल मुकर्रर कर ली गई है। और दरख्वास्त में जो उनका यही मौक़िफ़ बार बार जो सामने आ रहा है कि वो यही चाहते हैं कि जो साबिक़ चेयरमैन सदर आसिफ अली जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो है वो बतौर रुकन कौमी असम्बली के लिए भी नाअहल हैं और बतौर चेयरमैन पार्टी के जो सदर हैं वो भी नाअहल हैं। जो कल हमने देखा रिमार्क्स में था जजेस के कि कन्विंस करें कि ये अवाम या मफाद आमा में कैसे है ये दरख्वास्त, ये कन्विंस करना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है, राइट? जी बिल्कुल, इसी बुनियाद की वजह से ही उनकी जो दरख्वास्तें थी वो एतराज़ात जो दूर किए गए थे वो इन्हीं बुनियादों की वजह से किए गए थे क्योंकि चीफ जस्टिस जो अतरा मिनल्ला हैं उनका ये कहना था कि ये आप हमें मुतमईन करेंगे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट की है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे और बहुत से ऐसे केसेस हैं जो हम लोग सुन रहे होते हैं, जेलों के अंदर जो लोग बैठे होते हैं ये हम लोग सुन रहे होते हैं। ये नो डाउट कि उनका जो इशारा था वो उनको एक तरह से समझाने की तरफ था या ये कबल वक्त कहना या कोर्ट के हवाले से कोई ऐसे कमेंट्स देना जो है वो थोड़े से वो उसको रिलेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो उनका बुनियादी जो एक मकसद था जिस पर उनका ये कहना था कि आप ये उनका पहले जो एक मकसद था वो यही था कि ये सारे मामला जो है ये पार्लियामेंट के अंदर हल होने चाहिए। हर बात आप लेके कोर्ट में चले जाते हैं तो इस तरह का जो उस बयान को लेके कल बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त की समाअत होने जा रही है आर्टिकल 62F के तहत, राइट?
एग्जैक्टली कल बाकायदा से इस केस की समाअत जो कि वो मुकर्रर कर ली गई है। जो एतराज़ात, आपको ये भी बताती जाऊँ कि ये एतराज़ात जो लगाए गए थे उसमें यही एतराज़ात, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट की तरफ भी PTI ने रुजू किया था जिस पे उन्हें ये एतराज़ात लगाए गए थे, तो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये एतराज़ात थे। फिर जब यहाँ पे उन्होंने हाई कोर्ट की तरफ रुजू किया तो यहाँ पे भी एतराज़ात लगे। तो पहले भी चीफ जस्टिस अता बिन अलाल का यही कहना था कि आप ये एतराज़ात जो लगाए गए हैं ये बिल्कुल ठीक है, ये फोरम नहीं बनता आपका कि आप पार्लियामेंट को छोड़ के, या पहले जो इसका तलका फोरम है वो इलेक्शन वहां पर जाकर बात की जाए। ठीक है, ठीक मापारा बुखारी, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ अली जरदारी का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? आर्टिकल 62F के तहत क्या नाअहली की तलवार जो है वो आसिफ अली जरदारी जार कर रही है या नहीं? बहरहाल ये तो दरखास्त की जैसे जैसे आगे मामला चलेंगे, इसकी समाअत चलेगी, उस पर हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं? अच्छा, ओके, हमें ज्वाइन नहीं कर रहे, तो हम आगे बढ़ते हैं। न्यूरो सर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील के मामले पर बात करते हैं। आज वो 48 रोज़ बाद अपने घर पहुंचे हैं। एक अच्छी खबर थी, आज उन्होंने मीडिया से भी बात की, लेकिन जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो जाहिर है इतने अरसे एक तो वो घर से दूर थे और ये मामला अभी तक बहरहाल हल तलब है कि वो कौन लोग थे, वो कौन अगवाकार थे जो इब्राहिम साहब को लेकर गए थे। आज उन्होंने जब मीडिया से बात की है तो उनका क्या कहना था, ज़रा पहले आपको वो सुनवाते हैं। कोई बहुत ज्यादा दूर ले गए, टॉर्चर भी किया होगा, जरा तफसीलात अगर थोड़ी बहुत हमसे शेयर करें। हमें पता है कि हालत ठीक नहीं है। बेहतर है कि हम दोबारा बात कर सकें। सर अगर एक ये बताइएगा कि कितना टाइम गुजरा जब आपको वापस छोड़ा, घर छोड़ा, तो कितना टाइम लगा सफर में? तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब अभी आप ये बताइएगा आपकी तबीयत कैसी है? रात में सेडेशन दिया है, मेरा दिमाग काम इतना अच्छा कर नहीं रहा। अभी आप सर अपनी अगर आप मुझे बाद में वक्त दें तो चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। बार बार यही बात करते रहे डॉक्टर साहब के मुझसे आप बाद में बात करें, अभी मैं नहीं बात कर सकता। और बिल्कुल जेन्युइन है, हमने भी बहुत कोशिश की थी क्योंकि GTV के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर साहब की आवाज़ हमने कोशिश की कि हम दुनिया तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट जाहिर है मसला था। लेकिन इस वक्त दानिश हमारे नुमाइंदे हैं क्वेटा से, ज़रा उनसे डिटेल ले लेते हैं कि क्या मालूमात इकट्ठी हो सकी, डॉक्टर साहब कहाँ से बाजियाब हुए, क्या तावान अदा किया और उसके बाद ये बाजियाबी अमल में आई है। जी दानिश, अपडेट कीजिएगा ज़रा। जी देखिए, ऐसा है कि आज से 48 रोज कबल जब क्वेटा किला के मॉडल टाउन से डॉक्टर इब्राहिम खलील को अगवा किया गया, तो आज सुबह बताया जा रहा है खानदानी ज़राए की जानिब से कि 6 बजे वो अपने घर एक टैक्सी में पहुंचे। जबकि डॉक्टर से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर चूंकि इस कंडीशन में नहीं थे कि वो बात कर सके, क्योंकि शदीद उन पर जो है अगवाकारों की जानिब से तशद्दुद भी किया गया था। इस बात की तस्दीक उनके खानदानी ज़राए ने भी की है। उसके साथ जो डॉक्टर्स एक्शन कमेटी है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी कि उन पर तशद्दुद भी हुआ है। साथ में जब हमने उनसे कोशिश की बात करने की, तो वो एक तो बात करने के काबिल नहीं थे, बात नहीं कर पा रहे थे हमारे साथ। और जब दूसरी जानिब हमने उनसे तो हमने बात नहीं की अलबत्ता, लेकिन खानदानी ज़राए से जब हमारी बात हुई है खानदान से, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि कोई 5 करोड़ के करीब हमने जो है ना वो रैंसम दिया है, जिसके बाद ही डॉक्टर की जो वो कितना रैंसम, दानिश दोबारा जरा कीजिएगा, बताइएगा कितना रैंसम दिया है? रैंसम के लिए जो खानदानी ज़राए ने भी इस बात की तस्दीक की है कि 5 करोड़ के लगभग कोई रैंसम दिया गया। और इस बात की तस्दीक डॉक्टर्स एक्शन कमेटी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात की जो है तस्दीक की है कि 5 करोड़ के करीब कोई रैंसम दिया गया, जिसके बाद डॉक्टर की इब्राहिम खलील की बाजियाबी जो है वो मुमकिन हुई है। ठीक है, इस हवाले से उन्होंने यानी भारी तावान की अदायगी के बाद बाजियाब हुए हैं डॉक्टर इब्राहिम खलील। जी बिल्कुल, एक भारी रकम देने के बाद ही उनकी जो बाजियाबी है वो मुमकिन बनाई जा सकी है। अच्छा, थोड़ा सा दानिश बताइएगा, ये कराची के किसी एरिया में इनको छोड़ा गया था, ये क्या था सिलसिला? जी बिल्कुल, कराची के इलाके में इनको अगवाकारों की जानिब से छोड़ दिया गया था और क्वेटा पहुंचने के लिए उनको किराए के मद में 5000 रुपए भी दिए गए थे कि आप क्वेटा पहुंच जाए। और जैसे ही इनको किसी गाड़ी से उतारा तो इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, तो इनको कहा था कि आप 1 से 100 तक गिनती करें, अगर आप पीछे देखते हैं तो हम आपको शूट आउट कर देंगे। लेकिन डॉक्टर इब्राहिम के जो खानदान के ज़राए के मुताबिक डॉक्टर इब्राहिम ने 1 से 100 तक गिनती किया तो पीछे देखा है तो मुड़कर कुछ भी नहीं था। जो 5000 रुपए अगवाकारों ने इनको किराए की मद में दिए, तो उसके वो 5000 से डॉक्टर इब्राहिम कराची। अच्छा दानिश, आप हमारे साथ लाइन पे ही रहेगा। सदर डॉक्टर्स एक्शन कमेटी डॉक्टर कलीम मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब से भी जानते हैं कि उनकी कोई बात डॉक्टर इब्राहिम खलील
खलील से, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से, एक्शन कमेटी की जानिब से, उसमें क्या मंदरजात रखे हैं सदर साहब ने? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपको हम मुबारकबाद देना चाहेंगे। आप लोगों ने अनथक मेहनत की इस मामले पर और डॉक्टर इब्राहिम खलील की आवाज बने रहे आप लोग, और आप लोग इकट्ठा रहे, और आज हमने देखा कि वो बाजियाब हो गए। लेकिन ये बड़ी तकलीफदेह बात है कि इतना बड़ा रैंसम अमाउंट भी दिया और फिर अपनी जान को, अभी जिस तरह वो बात कर रहे हैं सुबह से, वो बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि जितनी भी वीडियोज आई हैं कि वो कॉन्शियस में है। पहले तो मीडिया का हम बहुत मशकूर है। असल हमारे में मीडिया को मुल्क में और बाकी दीगर दुनिया में लाने के लिए मीडिया का बहुत पॉजिटिव रोल रहा है। जी सर। हम मीडिया के बहुत मशकूर है कि उन्होंने पहले दिन से आज तक हमारे जितने भी वो मुतालिबात थे, हमारे जो इशू थे, मीडिया ने उस पर हाईलाइट किया और आवाम तक, हुकूमती इदारों तक पहुँचाए हैं। जहाँ तक डॉक्टर साहब की बाजियाबी के सवाल है, इस पे हम अभी तक बहुत कंफ्यूज है। इसके घरेलू जराए से या इधर उधर से जो हमें इतलात पहुंची है कि उसमें 5 करोड़ से भी ज्यादा रैंसम दिया गया है और इसके बदले वो रिहा हुए हैं। और इसमें दो इतलात जो हमें पहुंची है जी। पहले सुबह ये था कि चमन के किसी रोड पे उसको छोड़ा गया था। जब मैंने सुबह, मैं असल में क्वेटा में नहीं हूँ, मैं कहीं और गया था, अभी भी रास्ते में हूँ। खानोजी के मकान पे बर्फबारी भी हो रही है जी। वहाँ से मैंने जब रास्ता किया तो वो डॉक्टर साहब का कहना ये था कि जो मुझे छोड़ा गया था, यहाँ तक पहुँचने में मुझे 10 घंटे लगे। तो 10 घंटे चमन से तो नहीं हो सकते है, चमन से 4 घंटे पूरे लगते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। और कल परसों जब हम गवर्नर साहब मिले थे, फिर हमारे जो हुकूमती कुछ इदारे हैं, हमारे जो मेहरबान हैं, उन्होंने हम कॉल किया था। उससे हमारे जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने हमें बताया था कि हमें जो इत्तला पहुंची है वो बॉर्डर क्रॉस पे है, कहीं और है, अफगानिस्तान में है। अच्छा। मगर मुझे नहीं लग रहा है कि ये अफगानिस्तान से बरामद हुआ होगा। हाँ। ये हमारे मुल्क के अंदर कहीं से बरामद हुआ है। और पैसों के बदल में हमारे 33 और भी डॉक्टर जितने भी आए हैं, वो रनसम दे के, पैसे दे के और काफी तखा के मरगावर हालत तक हमें तक पहुंचाए हैं। डॉक्टर साहब, आपकी मंदुखेल साहब, आपने कहा कोई बात हुई इब्राहिम साहब से, क्या आप कुछ कन्विंस हुए उनकी बातों से? क्योंकि वो बड़ी अब्रट बातें कर रहे हैं, कोई क्लियर बात नहीं बता रहे। सुबह उससे बात हुई, मैं जॉब से जब आ रहा था तो सुबह मैंने पहले उससे बात की, तो पहले तो ये बात करने के उसमें नहीं कर सका। डॉक्टर सईद प्रिंसिपल लोरलाई मेडिकल कॉलेज ने बात की। जब मैंने दूसरी दफा उससे बात करने की कोशिश की तो दूसरी दफा उसने, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत जख्मी हालत में हूँ, मुझे ड्रिप लगा हुआ है, यहाँ तक आने में मुझे 10 घंटे लगे हैं। ठीक है, मतलब इतनी ही बात की उन्होंने, इससे ज्यादा बात नहीं की आपसे भी? हाँ, बस इतना ही मुझे बताया। अच्छा, अब जरा से हम मंदुखेल साहब ये जानना चाह रहे हैं, क्या इनकी फैमिली को कोई थ्रेट्स की चीजें आप लोगों ने आज, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है आपकी जानिब से, कोई फैमिली को थ्रेट तो नहीं है? कुछ फैमिली से आपकी बात हुई हो, बाकी इनके भाई और दीगर लोगों से? उसके एक कजन ने मुझे सुबह टेलीफोन किया, जो ये बाजियाब हुआ था, उसने फैसलाबाद से मुझे टेलीफोन किया, इसके अपने रिश्तेदार है जी। उसने मुझे बोला कि हमें जो इतलात आई है कि इसको छोड़ा गया है, मगर जो डॉक्टर साहब की मिसेज है, उसके मैंने बहुत कोशिश की, वो न मीडिया पे आती है और ना गवर्नमेंट के साथ उसकी किस तरह हुआ है, हमें उसने अभी तक कुछ नहीं बताया कि उसको थ्रेट है नहीं है। मगर मुझे यकीन है कि न डॉक्टर मजीद मुंह खोलेगा, न इसके फैमिली वाले मुंह खोलेंगे, क्योंकि इसमें काफी चीजें इस तरह है कि ये मुश्किल है कि वो हमें बता दे या गवर्नमेंट को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कलीम मंदुखेल साहब, हमसे बात कर रहे थे, सदर डॉक्टर्स एक्शन कमेटी। और इसके साथ साथ दानिश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने डिटेल वाला मामला जो है वो बहुत, जिसे कहना चाहिए, सादा नहीं है। कौन लोग थे जो 5 करोड़ का तावान भी ले गए? और खैर, इस बात में किसी हद तक अच्छी खबर, जैसे मैंने कहा कि थी, कि एक शख्स जो कि एक न्यूरोसर्जन डॉक्टर, वो बाजियाब कम अज कम हो गए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उनकी, जैसे हमने आपसे कहा कि वो बात करने को तैयार नहीं है। और जो उनकी डॉक्टर्स एक्शन कमेटी है, उनके सदर से भी हमने जब अभी पूछा है तो वो ये कह रहे हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि वो अभी बात करें, और शायद मुस्तकबिल में भी ये मामला जूं का तूं ही रह जाए। बहरहाल, एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक
ब्रेक से जब वापस आएंगे तो 18 साल से कम उम्र में शादी के खिलाफ जो बिल मंजूर किया गया है सेनेट में, आज इसकी बाज़गश्त रही है। ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? ये कोई नई बात नहीं है जो हम आज कर रहे हैं, लेकिन नई बात इस तनाजुर में जरूर है कि जब हम इन चीजों को कानून बनाने की बात करते हैं तो फिर हमारे यहाँ जो लैकनेस है वो इम्प्लीमेंटेशन की है, सो वो क्यों पैदा होती है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि कम उम्र की शादियों के हवाले से आज हम यहाँ बात करने बैठे हैं। कम उम्र बच्चियों को माशरती मजबूरियों की वजह से शायद भीड़ चढ़ाया जाता है, लेकिन आज सेनेट में ह्यूमन राइट्स कमेटी की जानिब से ये मुद्दा उठाया गया है और 18 साल से कम उम्र की शादियों पर अब बाकायदा तौर पर ख़तकन लगेगी, क्योंकि जाहिर है जब वो कानून बन जाएगा, लेकिन कानून तो बन जाएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन जैसे मैं बारहा कह रही हूँ वो कैसे होगा। इसको डिबेट के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है बहुत ही मारूफ शख्सियत हैं और बहुत कड़ी निगाह रखते हैं समाज के इन तमाम तर मामलात पर, एडवोकेट ज़िया ऐवान साहब। ज़िया साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। टेलीफोन लाइन पर हमें ताहिरा अब्दुल्ला, मोहम्मद अली खान सैफ भी अब से कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। ज़िया साहब, ये अगर मैं कहूँ कि ये मामलात तो आप आज से नहीं देख रहे और आपका इस पर काफ़ी इन्फ्लुएंस भी रहा है, लेकिन हम क़वानीन की तो बात कर रहे होते हैं। मेरा सवाल बड़ा सादा है कि क्या वाकई हम इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी देख पाएंगे? देखिए, मैं इतने सालों की जद्दोजहद के बाद मुझे लगता है कि सोसाइटी में एक डिस्कनेक्ट है। अच्छा। कि हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, हमारे यहाँ जो लोगों के रस्म व रिवाज हैं, उनके तरीक़े हैं, उसको हमने अभी तक चेंज करने की पूरी तरह से कोशिश नहीं की। ओके। उस पर हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है। दूसरी तरफ असेंबलियों में बैठे हुए लोग या हम जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के हम जो रोज़ ये रेज़ कर रहे होते हैं कि बच्चों की शादियां नहीं होनी चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए, तो उस पर असेंबली बिल भी पास कर देती है। उस पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी अपना इंटरवेंशन करती हैं, चाहे वो यूनिसेफ हो या कोई WHO दीगर हो, तो जी वो उनको खुश करने के लिए आप फौरी चीज़ें कर देते हैं। लेकिन बेसिकली तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, चाहे वो ये चाइल्ड मैरिज हो या कोई भी हो। ठीक है ना। तो इसमें इसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये डिस्कनेक्ट जो है इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ओके। और अगर आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये ठीक है, आप लॉ बनाते रहें और सोसाइटी उसी तरह चलती रहे। kind of a formula about the connectivity for that जो आप बात कर रहे हैं? देखिए, कम्युनिटी में आपको जाके, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक लॉ बताऊं जो कारोकारी पे लॉ है। जी बिल्कुल है। अब कारोकारी ऐसा क्राइम है जो कम्युनिटी सैंक्शन वायलेंस है। कम्युनिटी, और ये जो चाइल्ड मैरिज है ये भी कम्युनिटी सैंक्शन वायलेंस है। ठीक है। कम्युनिटी उसको बुरा नहीं समझती। कम्युनिटी में जो लोग हैं, आपकी प्रीचिंग होनी चाहिए। हमारे अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी कम उम्र में शादियां हुई, वक्त के साथ साथ जो चेंजेस आई हैं और दुनिया में जो डेवलपमेंट हुई है, जो मेडिकल डेवलपमेंट हुई है, रिप्रोडक्टिव राइट्स पे जो इश्यूज आए, उनको बताया नहीं है। कम्युनिटी को नहीं पता कि बचपन की शादी के असरात रिपरकशंस क्या हैं, उसके किस तरह से वो लड़की जो है ना वो 4-5 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी, मियाँ दूसरी शादी में चला जाएगा और वो बच्चे संभाल रही होगी और अपने माँ बाप के घर पे बैठी होगी। जो हम देखते हैं जो एक प्रैक्टिकल चीज़ बिल्कुल ठीक है। हमारी देखें ना मददगार हेल्पलाइन में ऐसे सैकड़ों केस आते हैं, ज़्यादातर चाइल्ड मैरिज के केस आते हैं। तो बात यह है कि ये एक रियलिटी है और उसको कैसे चेंज करना है। आप सिर्फ डंडे से भी नहीं कर सकते, और लॉ भी जरूरी है। लॉ एक स्टेप है, एक पॉजिटिव स्टेप। लेकिन सिर्फ वही बात आ जाती है कि मैकेनिज्म सिर्फ लॉ बनाने से तो नहीं है ना। यस, आपकी वही वाली बात की इम्प्लीमेंटेशन नहीं। आप ये तो उनसे, हुकूमतों से पूछिए ना कि भाई आपने ये लॉ बनाया, जितने भी लॉ बने, जेंडर बेस्ड वायलेंस पे हो, चाइल्ड मैरिज पे हो, बच्चों के मुतालिक हो, औरतों के मुतालिक हो, जो भी है, उस पे आपने आगे क्या इन्वेस्टमेंट की? ओके। लेकिन ज़रा साहब, इसमें एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती थी, क्योंकि आज जब हम ये इसको डीप डाउन थोड़ा स्टडी कर रहे थे मामले को, बहुत सारी जगहों पर मुझे ये चीज़ सुनने और देखने को मिली कि सवाल ये किया जा रहा है कि पहले बच्चे की तारीफ कर दें कि बच्चे की क्या तारीफ है। मैं सना आपको अप्रिशिएट करता हूँ अगर आपने इस पर रिसर्च की है, क्योंकि इसमें बहुत कम लोग बात करना पसंद करते हैं। बेसिकली देखें, जो 1990 का कन्वेंशन है UN का, CRC, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, एग्जैक्टली, वो
उसमें इनिशिएटर्स में बेनज़ीर भुट्टो वाज वन ऑफ द पार्ट हु स्टार्टेड, ठीक है। अब बात यह है कि जब ये लॉ, ये जो कन्वेंशन हमने साइन कर दिया और उसको रेटिफाई कर दिया, इसके दो, जो यूनाइटेड नेशन के जो कन्वेंशंस होते हैं उनके दो पार्ट होते हैं। एक होता है कि आप दस्तखत करते हैं, ठीक है, और दूसरा है रेटिफिकेशन करते हैं। रेटिफिकेशन का मतलब मैं जो लेता हूँ एक लॉयर की हैसियत से, पूरी दुनिया में बहुत सारी कोर्ट्स उसको लेती हैं कि वो रेटिफिकेशन का मकसद है कि वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाए, ठीक है ना। जब लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है तो वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट्स ने CRC को एक्सेप्ट किया है कि बच्चे की उम्र 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। अब आप चले जाएं हदूद ऑर्डिनेंस में, आप पंजाब में चाइल्ड मैरिज एक्ट में चले जाएं, वहाँ 16 साल रखी हुई है। दोबारा अमेंडमेंट के बाद भी जो है ना 16 साल रखी हुई है। बलूचिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, KP में ऐसे लॉज हैं जो बच्चे की डेफिनेशन वाली, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, बच्चे की डेफिनेशन अक्रॉस द बोर्ड, ये सेनेट ने जो पास किया है ये एक अच्छा कदम है, लेकिन सेनेट को चाहिए कि वो सेनेट और नेशनल असेंबली को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, whoever is in power, कि भाई बच्चे की डेफिनेशन को क्लियर करें। That's the point। जब बच्चे की डेफिनेशन नहीं होगी तो फिर ये चीज चलती रहेगी। और मुख्तलिफ लॉज में बच्चे की मुख्तलिफ एजेस हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। मोहम्मद अली खान सैफ साहब सेनेटर हैं और ह्यूमन राइट्स कमेटी के मेंबर भी हैं। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सैफ साहब, ये जरा आगाह करें कि आज ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था ह्यूमन राइट्स कमेटी की जानिब से, लेकिन हाउ यू सी अबाउट द बिल इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस द लैंड, अगर हम बात करें, क्योंकि अभी ज़िया साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं तो हम इसी बात पे बहस कर रहे हैं कि ये लॉ ऑफ द लैंड कैसे बना सकेंगे हम। जी बिल्कुल, पहले तो ज़िया साहब को मैं सलाम करना चाहूँगा, मेरे पुराने मेहरबान हैं। मैं असल में जहाँ तक इसका ताल्लुक है, देखें इससे पहले भी ये हमने एक तजवीज़ पेश की थी जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर में इस पर बहस हुई थी, जिसमें हमने यही कहा था कि बच्चे की उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए। 18 ईयर्स के बाद जो है वो तक पहुँचने के बाद शादी का जो है वो लीगल इजाज़त होनी चाहिए। तो वो उस वक्त इस पर काफ़ी बहस हुई और कुछ मजहबी हलकों ने और कुछ हमारे मेंबरान साहिबान ने जो दीनी जमातों से ताल्लुक़ रखते थे उन्होंने इस पर एतराज़ किया कि ये इस्लाम की शरिया के खिलाफ है कि आप उसमें सिर्फ ये कंडीशन है कि बलूगत तक अगर इंसान पहुंच जाए बच्चा तो उसके बाद उसकी शादी हो सकती है। ठीक है। लेकिन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड और उसके अलावा बाकी जो बैनुल-अक़वामी कवानीन जो हमने पाकिस्तान ने रेटिफाई किए हैं उनके तहत हमारी बिल्कुल पॉजिटिव ऑब्लिगेशन बनती है कि हम एक तो इंटरनेशनल लॉज के साथ कंफर्मिटी में अपने कवानीन को लेकर आएँ। तो एक तो वो हमारी एक ऑब्लिगेशन है जो अब तक फुलफिल नहीं हुई इस मामले में। दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क में बाज़ जराइम के लिए अलग उम्र है, सिविल लाइबिलिटी के लिए अलग है, तो वो एज ऑफ मेजॉरिटी जो है उसमें बहुत फर्क है, डिफरेंसेस हैं। ठीक है। हमारी इस सिलसिले में कोशिश थी कि इसको यूनिफॉर्म किया जाए और 18 साल बलूगत का जो इशू था जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल में फिर गया, हमने ही रेफर किया और उस रेफरेंस के बाद उसमें फिर ये प्रॉब्लम हुई कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल का जो एतराज़ आया हमने फिर उस पर काफ़ी बहस की और कोई 5-6 महीने हमारा बिल मौखर रहा। उसमें उनका मकसद एज पे ही वो अड़े हुए थे। हमने उनसे ये बात की कि देखें बलूगत सिर्फ एज नहीं होती, फिजिकल, इसमें जिस्मानी, नफ्सियाती और जहनी, ये 3-4 चीजों का मजमुआ होता है। जब इंसान इन सब चीजों में मेजोरिटी पे पहुंचता है तभी वो बलूगत होती है। एक तो ये एंगल था। ठीक है। दूसरा एंगल हमारा मौक़िफ़ था, मैंने ज़ाती तौर पर इस बात को बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया कि इस्लामी शरिया में कहीं मुमानियत नहीं है कि आप किसी एज को किसी खास मकसद के लिए डिटरमिन करें लाइबिलिटी के लिए। उसमें बात यह है कि इस्लामिक शरिया में ही ये उसूल मौजूद है कि जो ओली उल अम्र होता है, जो मुल्क का हुक्मरान होता है, उसके पास इख्तियार है कि वो इस किस्म के मसाइल में एक कानून नाफिज करे जो वो अपनी मर्जी से समझता है कि बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज को आज शहरी रहमान साहिबा ने दोबारा पेश किया ह्यूमन राइट्स कमेटी में। वहाँ पर हुकूमत की तरफ से वजीर इंसानी हुकूक भी मौजूद थी और यूनानिमसली पूरी कमेटी ने यही फैसला किया कि 18 साल एज जो है ये होनी चाहिए, खास तौर पर शादी के लिए। अदरवाइज इससे बड़े समाजी और लीगल मसाइल भी पैदा होते हैं और माशरती मसाइल भी पैदा होते हैं। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद अली खान साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। मैं ताहिरा अब्दुल्ला को वेलकम कर लूँ, फिर आपके साथ कंटिन्यू करना है मुझे। ताहिरा मैडम अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ताहिरा साहब, बस एक क्वेश्चन मैं सेनेटर साहब से करूं फिर आपके साथ कंटिन्यू करूंगी। सैफ साहब, ये जब आज आप लोग सिफारिशात लेकर बैठे हुए थे तो ये मामलात बहुत सारे आज ही हम देख रहे थे, हमारी OSR की डेस्क के साथ हम कोऑर्डिनेशन में थे इस मामले पर।
दही इलाकों में वही सूरत हाल है। कल्चरल वैल्यूज की अगर आप बात करें तो वहां पर डिस्कनेक्टिविटी है, वो इस मामले को बुरा नहीं समझते कि 15 साल 12 साल की बच्ची की शादी कर दी जाए। तो ये जो डिस्कनेक्टिविटी की बात है कि वो प्रीचिंग जो हम शायद अर्बन एरियाज में दे रहे हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, इसकी कनेक्टिविटी को कैसे आप मेंटेन कर पाएंगे? देखिए, कई इश्यूज जो होते हैं हमारी सोसाइटी में उनको इम्प्लीमेंट करने का जो मरहला होता है उसमें कई मराहल होते हैं। तो पहला मरहला तो कानून साजी है कि कानून में कम से कम ये चीज डाल दी जाए कि 18 साल से कम उम्र बच्चे की शादी जो है वो गैर कानूनी होगी। वंस वी इंश्योर दिस, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन का मसला आएगा। मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंटेशन में फिर उसके साथ हम और भी कई चीज़ों को करेंगे, इम्पोज करेंगे कि जैसे निकाहनामा ज़रूरी होना चाहिए। निकाहनामा तभी वैलिड होगा अगर शनाख्ती कार्ड बना होगा। शनाख्ती कार्ड तभी बनता है जब 18 साल की उम्र होती है। तो ये सारी चीज़ों को हम लिंकअप करेंगे और कोशिश करेंगे। और दूसरी बात कि एक तो कानून पे अमल हो, वो मैरिज कहीं रजिस्टर्ड ना हो अगर कम उम्र की हो। उसके लिए कोई पीनल सैंक्शंस भी रखे जाएंगे कि जो लोग वो शादी करवाते हैं, माँ बाप या जो गार्डियन हो या जो निकाहवान है, उनके खिलाफ भी ताजीबी कार्रवाई हो सके तो उनको वो किया जाए। और दूसरी बात ये कि देखें, एक बात ध्यान में रखें कि इस किस्म के जो माशरती मसाइल हैं ये सिर्फ कानून साजी से तो इनको आप फैसिलिटेट तो कर सकते हैं इनके हल को, लेकिन अवेयरनेस की भी जरूरत है। अवेयरनेस की जरूरत है। अच्छा, ये एक वैसे ही मैं एक सवाल कर रही हूँ, ज़िमनी सवाल अभी हम डिस्कस कर रहे थे ज़िया साहब से, क्या आप समझते हैं कि इसकी मुखालफत होगी असेंबली में? बहुत होती है। देखिए, होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन इससे पहले हो चुकी है। जो हमारी इंटीरियर कमेटी में आया था तो जमीयत उलमा इस्लाम के जो मेंबरान थे उनकी तरफ से इस पर एतराज हुआ था, बाकी किसी ने नहीं किया था। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने भी इसमें कोई हतमी बात नहीं की थी, वो भी कोई मतलब क्लियर बात नहीं कर रहे थे सिर्फ। बट यू आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट बिल कि इस दफा इसकी इम्प्लीमेंटेशन यानी लॉ मैकेनिज्म कम से कम हम क्रिएट कर पाएंगे, राइट? मुझे यकीन है कि ये बिल दोनों ऐवानों से, सेनेट से और नेशनल असेंबली से पास हो जाएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। सैफ साहब हमसे बात कर रहे थे और मोहम्मद अली खान सैफ सेनेटर आज इस ह्यूमन राइट्स कमेटी में मौजूद है। ताहिरा अब्दुल्ला से भी जरा इनपुट ले। ताहिरा साहबा जाहिर है इंसानी हुकूक कारकुन है और बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं वाइब्रेंट हैं सोसाइटी में अपने इनपुट के लिए। मैडम, ये 18 साल से कम उम्र में शादी के खिलाफ आज बात हुई सेनेट में और अब इसको बिल मंजूर करवाने के लिए असेंबली में बहस भी की जाएगी। आप समझती हैं कि इस तरह के कवानीन से वो जो एक कहते हैं ना कोई बाड़ लगाने की या कदखल लगाने की जो कोशिश है उसको हम अचीव कर पाएंगे? बहुत शुक्रिया। ये आज बहुत बेहतर एक कदम, बहुत उम्दा सेनेटर शहरी रहमान साहिबा को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि वो इसकी मेन मूवर थी और फिर कमेटी में उसको डिस्कस किया गया और उसको मंजूर भी किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथ साथ मैं एक बहुत पुरुमीद इंसान हूँ और हमेशा मुस्बित पहलू को देखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन साथ साथ खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से मैं एक जमीनी हकायक को भी देखने वाली इंसान हूँ। तो जमीनी हकायक ये है जी कि हमारे यहाँ जब बच्ची या बच्चा पैदा होता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन इंदराज नहीं कराया जाता हुकूमती तौर पर। तो सबसे पहले तो हमने वालिदैन को, और अगर दाई है या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है या मिडवाइफ है या अस्पताल है, वालिदैन हैं, इनको इनकी तरबियत और तालीम और इनको आगाही और शऊर दिलाना है कि आप अपनी औलाद का इंदराज, क्योंकि आप कैसे आगे जाके कैसे तयन करेंगे कि ये बच्चा या बच्ची 18 साल का है या नहीं है अगर आपको यही नहीं पता कि उसकी उम्र क्या है। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, बर्थ रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी। उसके बाद फिर क्योंकि आइन में तरमीम हुई थी, जब 18वीं आईनी तरमीम हुई थी तो उसमें एक शिक डाली गई थी 25A, जिसमें हर बच्चा या बच्ची के लिए लाजिम करार दे दिया गया था कि तालीम दी जाएगी। ठीक है। तो जब तालीम दी जाएगी इसका मतलब यह है कि 5 साल की उम्र या उससे कम, अगर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को मद्देनजर रखें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5 साल की उम्र में बच्चा या बच्ची पहली जमात में या कच्ची जमात में, नर्सरी जमात में दाखिल कर दिए जाएंगे। तो जब वो दाखिल होंगे तो उनकी उम्र का इंदराज होगा उसके मुताबिक जो बर्थ रजिस्ट्रेशन हुई थी। लिहाजा अब चलते चलते जब आप मैट्रिक पास कर लें और फिर FA पास कर लें तो ये फैसला हो जाता है कि आपकी उम्र क्या है। बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा आपके पास सनद, आपके हाथ में कागज का टुकड़ा होता है, लेकिन बुनियाद बहुत जरूरी है। ताहिरा साहब आप ये कह रही है कि बुनियाद बहुत जरूरी है।
अगर खिश्ते अव्वल ना सही रखी जाए तो फिर आगे से इमारत टेढ़ी बनेगी। अच्छा, और हमारे यहाँ तो बुनियाद में ही मसला है ना कि बच्चे के उसके बाद जब ये इंशाल्लाह ये बिल पास हो जाएगा और ये कानून बन जाएगा तो फिर इसका इतलाक कैसे करेंगे, इसको अमली जामा कैसे पहनाएंगे? वो ये है कि वालिदैन, लड़की के दुल्हा के वालिदैन, दुल्हन के वालिदैन और निकाह ख्वान सबको जेल जाना होगा अगर वो 18 साल पहले से कम करेंगे। ये बात तो तय हो जानी चाहिए इस बिल के अंदर। लेकिन ताहिरा साहब, अभी आपसे बात करते हुए अभी मैं ज़िया साहब से बात कर रही थी और ज़िया साहब ने कहा कि आप जब ये बात कर रही हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन वाली, तो आपकी डिस्कनेक्टिविटी है। कल्चरल तौर पर तो इसको बुरा नहीं समझा जाता। अब किसी भी माशरे की सिर्फ पूरे अक्रॉस पाकिस्तान की एक मिनट जी, कल्चर देखिए, रस्म और रिवाज, हमारी तहजीब और तमद्दुन में अच्छी बातें भी बहुत हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि वक्त के साथ साथ उनको तब्दील होना लाजमी होता है। पहले हमारी बच्चियों को कभी स्कूल नहीं भेजा जाता था। हाँ। आज चले 50% जो बच्चियों 48% हमारे यहाँ खवातीन और बच्चों की आबादी है। मान लिया कि 48% में से 100% नहीं जा रही स्कूल, लेकिन कम से कम आधी तो जा रही है ना। आधी हमारे जितनी मुल्क में बच्चों की आबादी है उसकी आधी तो जा रही है, या 1/3 तो जा रही है, 1/4 तो जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता रुझान बढ़ता जाएगा। तो जब आप बच्चों को स्कूल भेजेंगे और कॉलेज भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी शादी की उम्र बढ़ती जाएगी ना। ठीक है। अच्छा तारिक साहब, मुझे एक क्विक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से वापस आके आपसे भी पूछना चाहूंगी और ज़िया साहब से भी कि ये जो हम डिबेट कर रहे हैं बचपन में शादियों के हवाले से, पाकिस्तान की अगर रैंकिंग की आज हम बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त दूसरे नंबर पर है। तो ये हॉरिफाइंग सिचुएशन अगर आप कहें, हॉरिबल सिचुएशन अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा। तो अब आप इसको रोकेंगे कैसे? बिल फिर नाफिजुल अमन होना और उसकी इंप्लीमेंटेशन तक जो मामलात हैं उसको किस तरह से देख रहे हैं मुस्तकबिल में? राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान भी हम यही बात कर रहे थे, क्या ये लॉ जो है वो नेशनल लॉ बन सकेगा या नहीं। ज़िया साहब का ये एक कहना चाहिए कंसर्न है, क्योंकि प्रोविंस को 18वीं आईनी तरमीम के बाद इख्तियारात हैं कि वो जिस तरह से चाहे मामलात को चलाएं। तो क्या देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत दूर की बात है। अब ये मामला अभी फिलहाल तो हमारी नज़र में तो ये यहीं रुक गया कि आप इसको नेशनल लॉ कैसे कंसिडर करवाएं। देखिए यही बात है। बात यह है कि सेनेट या नेशनल असम्बली अगर कोई लॉ पास करती है और वही इख्तियारात, ये सारा सब्जेक्ट है प्रोविंस का, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने जैसे सिंध में ऑलरेडी 18 है, बिल्कुल है, तो उसमें कोई बात ही नहीं है करने की, चेंज करने की, जो इन्होंने पास किया जी। और मैं समझता हूँ ये एक अच्छा अमल ज़रूर है कि सेनेट ने तवज्जो दिलाई है प्रेजेंट गवर्नमेंट को कि वो इस पर स्टेप ले, और फिर ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर ने उस पर कंसेंट दिया है। शहरी रहमान साहब ने अगर उसको पेश किया और बैरिस्टर सैफ जैसे ये सारे प्रोग्रेसिव लोग बैठे हुए हैं, तो उन्होंने शीरी मजारी तो उन्होंने शीरी मजारी साहबा ने भी उस पर कंसेंट दी, तो वो एक अच्छा कदम है। लेकिन ओवरऑल प्रोविंसेस पे तो इसका इफेक्ट कोई नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली तो क्योंकि सिंध में तो लॉ मौजूद है। नहीं देखें, पंजाब में जो पिछली रिजीम में जो लॉ बना था उसमें उन्होंने दोबारा अमेंडमेंट्स की, लेकिन लड़की की उम्र 16 साल रखी, ठीक है ना, और लड़के की 18 साल रखी। तो अब वो कैसे पंजाब का जो, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है पंजाब में भी रूल कर रही है, अब वो वहाँ पे कोई चेंजेस लाते हैं कि नहीं लाते हैं, क्योंकि सेनेट ने ये चीज़ें की और ये हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है। तो ये एक सवाल है। और केपी में ये लॉ क्यों नहीं पास हो रहा? क्योंकि पिछली जो गवर्नमेंट थी उसमें तो हम ये सुनते थे कि भाई पीटीआई के साथ जमात इस्लामी है, तो ये उज़र पेश करते थे कि वो नहीं करने दे रहे, ठीक है, वो उनके इत्तेहादी थे, ठीक है। अब क्यों नहीं हो सकता? और फिर जो आई थिंक बैरिस्टर सैफ ने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट की है कि ये जो यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है उसमें जो 18 साल बच्चे की उम्र उन्होंने की है, तो उसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्री है कि लोगों ने इतनी रिसर्च की है, और उसमें साइकोलॉजिस्ट, उसमें सोशियोलॉजिस्ट, उसमें इकोनॉमिस्ट, सब ने ये तय किया कि भाई बच्चे की एज जो है वो सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, बिल्कुल, कि वो अगर प्यूबर्टी अटेंड कर ले, बालिग हो जाए, तो वो बालिग वैसे मेंटली बालिग नहीं होता, कितना नफसियाती तौर पर वो किस। अब अगर एक कराची का रहने वाला बच्चा और या बांग्लादेश का बच्चा या गिलगित में रहने वाला बच्चा, उसकी एज
जो है ना डिफरेंट होगी, उसकी अप्रोच बहुत डिफरेंट। तो बात ये है कि ये लॉ, ये तो सिर्फ एक रेजोल्यूशन अभी इन्होंने पास किया है, आया ये सेनेट का पूरा सेशन इसको पास करेगा कि नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि नहीं पास करेगा, अब आपको इसमें क्या देखिए ना, इस पे बहुत सारे एतराज़। आपको पता है पिछली जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल थी उसमें जो जमीयत उलमा इस्लाम के जो वो थे हेड थे, उन्होंने कहा कि जी इसमें कोई कैद नहीं होनी चाहिए। ये तो मतलब एक नेगेटिव अप्रोच है टुवर्ड्स चिल्ड्रन बेसिकली, क्योंकि बच्चे की आप ये देखें कि बच्चे को किस उससे गुजरना पड़ता है। अगर आप उसकी शादी 12 साल में 13 साल में कर दें और 14वें साल में वो बच्चा जिसने खेलना है, कूदना है, जो स्कूल जाना है, वो बच्चे की माँ बन के बैठी हो, ठीक है ना, तो ये उसके साथ जुल्म है। ये जुल्म हम लोग नहीं सोच रहे कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि कोई, जैसे बैरिस्टर साहब ने कहा, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप अगर कवानीन बनाते हैं और आप अपने माहौल के मुताबिक बनाते हैं। आपकी बातों से तो मुझे ये लग रहा है पहले इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को कन्विंस करना पड़ेगा इस मामले में। वो देखें, अभी तो नई इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है और मुझे उम्मीद है कि वो पॉजिटिव अप्रोच लेंगे। लेकिन देखें, ये जो 18th अमेंडमेंट के बाद ये सूबों का प्रोरोगेटिव है। नेशनल जो लॉ बने या कौमी असम्बली में या सेनेट में बनते हैं, या तो वो इस्लामाबाद में इम्प्लीमेंट होंगे, आया वो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नीचे आएगी। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी जो सेनेट है और नेशनल असम्बली है, हमारे वहाँ बहुत सारे अच्छे दोस्त भी बैठे हुए हैं, और उसमें उनको ना ये डिस्कस करना चाहिए कि जो लॉ हमने बना लिए अक्रॉस द बॉर्ड है और जो लॉ बना लिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आपने गवर्नमेंट ने कितने वसाइल एलोकेट किए हैं, क्योंकि ये समाजी इंसाफ का मसला है। ये समाजी इंसाफ की इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात है। तो आप अगर सिर्फ लॉ बनाते जाएं, जो पिछली गवर्नमेंट में भी हुआ, हमारे प्रोविंस में, सिंध प्रोविंस में भी बहुत सारे लॉ बने, अगर उनके लिए आप रिसोर्स एलोकेट नहीं करते, अगर आप विमेन की जो मिनिस्ट्री है और या जो सोशल वेलफेयर की मिनिस्ट्री है, आप उसको बजट ही ना दें तो और बोलें कि वो सिर्फ तनख्वाहें और गाड़ियां और उनकी बिल्डिंग उसमें पूरी हो और नीचे तक उसका वो जाए ना, तो ये सारे लॉज बनाने का कोई फायदा मुझे नजर नहीं है। ताहिरा अब्दुल्ला से लास्टली कमेंट ले लेती हूँ। मैडम, आप क्या समझ रही हैं, ये नेशनल लॉ की जो बात कर रहे हैं ज़िया ऐवान साहब, फिर जाहिर है 18वीं आईनी तरमीम है, आप समझती हैं कि ये कहीं ना कहीं बैरियर बन सकता है इस मामले में? नहीं जी, मैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर और ये सूबों के हकूक के बारे में ये डिस्कशन नहीं है, वो एक और दिन के लिए रख देते हैं। बात इस वक्त ये हो रही है कि समाजी रवैये क्या हैं और इस कानून का इतलाक कैसे होगा, इस पर अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि मैं पहले अर्ज कर रही थी, हर बच्चा और बच्ची को तालीम देनी लाजमी है 16 साल की उम्र तक। उसके बाद ये है कि पाकिस्तान के कवानीन में लड़का बालिग समझा जाता है 18 साल में और लड़की शादी के हवाले से बालिग समझी जाती है 16 साल में। लेकिन शादियां तो उससे कम में हो रही हैं, 9, 10 और 11 और 12 और 13 और 14 साल की उम्र में भी हो रही हैं। तो सबसे पहले तो कानून की पासदारी करनी है कि अगर 16 साल से कम उम्र किसी की बच्ची की शादी हो तो उसको तो फौरी तौर पे कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी बात यह है कि 16 साल से 18 साल लड़की की उम्र को बढ़ाना कानून साजी के मुताबिक ये चारों सूबों में भी होना चाहिए और फेडरल पार्लियामेंट में भी होना चाहिए। और इसके लिए अभी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का जिक्र हो रहा था, अब वो काउंसिल नहीं रहा जो कि JUI से के शरानी साहब के तहत था। खुदा का शुक्र है कि वो नहीं है। अब तो जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की शक्ल है वो थोड़ी सी तब्दील हो चुकी है, लिहाजा उनके साथ एडवोकेसी और लॉबी करने के लिए उनको उनकी आगही, उनको शऊर देना है, उनके साथ गुफ्तगू करनी है, उनको बताना है कि पाकिस्तान दस्तखत को निंदा है अक़वाम मुत्तहिदा के चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन के ऊपर, और ये इंसाफ का भी मामला है, ये इंसानी हकूक का भी मामला है, ये बराबरी और मुसावात का मामला है। अगर लड़की CNIC शनाख्ती कार्ड, वोटर नहीं बन सकती, शनाख्ती कार्ड नहीं ले सकती, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकती, पासपोर्ट नहीं ले सकती, किसी किस्म की कोई दस्तावेज नहीं ले सकती 18 साल से पहले, तो फिर शादी निकाहनामा कैसे ले सकती है? Absolutely right, and a very straight comment, ताहिरा साहबा, thank you very much for joining us. ज़िया साहब, lastly comment about that, जो अभी डिस्कशन रहा। मेरा ख्याल है जो ताहिरा अब्दुल्ला ने बात की पेज पर है, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में बच्चों के मुस्तकबिल को हम सोचें, क्योंकि 50% पॉपुलेशन बच्चों की जो है ना इस मुल्क में है और वो फुल सिटीज़न है, वो हाफ सिटीज़न नहीं है। और जो कनेक्टिविटी ताहिरा अब्दुल्ला ने बताई है और जो बैरिस्टर सैफ जितने मुश्किल में या शहरी रहमान या बाकी लोग जो कर रहे होंगे, मैं समझता हूँ कि जो बच्चों के दिन आते हैं, औरतों के दिन आते हैं,
मैं कहता हूं कि उन दिनों पे पार्लियामेंट का, इसमें नेशनल असेंबली और सेनेट के और सूबाई असम्बलियों के अलग से सेशन होने चाहिए इस बात पे कि इम्प्लीमेंटेशन लॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा, पूरा दिन इस पे डिबेट हो। हाँ। देखिए सिंध में जो लॉ बना है वो बहुत प्रोग्रेसिव है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल उन्होंने लीड लिया है और उसमें कुछ थोड़ा बहुत कई जगहों पे इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। ठीक है। एक हमारी उनसे जरूर ये वो है, रिक्वेस्ट है कि भाई इसको तेज करें, हम मैकेनिज्म बनाएं, हम सब मिलके बच्चों की जिंदगियों को बचा सकें। क्योंकि ये रोज, अच्छा सिंध में तो जो लॉ है वो ये है कि अगर बच्ची की शादी आप कम उम्र में कर दें तो निकाह ख्वाह भी जेल जाएगा 3 साल के लिए। बिल्कुल है। जिस शादी हॉल में शादी होगी वो शादी हॉल वाला भी जाएगा, भी है। बिल्कुल। जिसने गवाही दी है वो भी 3 साल के लिए जेल जाएगा। तो ये तो एक पूरा सीरीज उन्होंने बना दिया। अब ये बात सही है बैरिस्टर साहब ने जैसे कहा कि लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो पहला स्टेप है सिविलाइज सोसाइटी के लिए। जब उन्होंने बना दिया अब आगे हमने इम्प्लीमेंटेशन पे बात करनी है। एंड आई फील कि आज का जो प्रोग्राम है उसको देखते हुए फेडरल गवर्नमेंट इस पे स्टेप लेगी। उनके पास 2 सूबे ऑलरेडी हैं, 3 सूबे हैं बल्कि, बलूचिस्तान भी उनके पास है, ठीक है ना, केपी भी उनके पास है, पंजाब भी है। तो वो उसमें भी इसी तरह के प्रोग्रेसिव लॉ लाने की बात करेंगे क्योंकि लोगों को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और उनको उस उम्मीदों को पूरा करना चाहिए। और जो ह्यूमन राइट्स की जो हमारी मिनिस्टर हैं उन्होंने जिस तरह आके आउटराइटली सपोर्ट किया है, आई थिंक दैट शी इज गोइंग टू प्रेस द 3 प्रोविंसेस टू चेंज देयर लॉज और उसकी इंप्लीमेंटेशन पे बात करें। थैंक यू वेरी मच ज़िया ऐवान साहब, आप हमसे शो पे आए और आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है। मुझे इस सारे नुक्ते में एक इंपॉर्टेंट बात लगी है कि ये इंसाफ का मामला है, ये एक दूसरे के हुकूक का मामला है, ये सिर्फ ये नहीं कि बच्चे और ख़वातीन का मामला नहीं है, ये इंसानी हुकूक का मसला है। और इस मसले को जैसे आज कहा गया है कि सेनेट में उठाया गया है, इसकी आवाज़ को मजीद बुलंद होना चाहिए और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंटेशन अक्रॉस द पाकिस्तान होना चाहिए। चाहे वो नेशनल असेंबली से जब पास होगा तो फिर प्रोविंस की, अगर हम सिंध की बात करें तो फिर जैसे केपी की बात हुई, बलूचिस्तान की बात हुई, पंजाब की बात हुई, वहां पर भी इंप्लीमेंटेशन इसी तरीके कार से होना चाहिए। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।